नमस्ते बच्चों। लगता है आप हिंदी कक्षा का ही इंतज़ार कर रहे थे। थैंक यू। आशा है आप प्रार्थना और मिर्च मसाला दोनों पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तर और भाषा अभ्यास के जो कार्य थे उसे पूरा कर चुके हैं। अभिभावकों से यानी पेरेंट्स से यही अनुरोध करती हूँ कि कृपया जब तक आपके बच्चे पाठशाला ना जाए तब तक घर में उनके गृह कार्य, पढ़ाई लिखाई का निरीक्षण ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, मैं जब से देख रही हूँ आप मेरी ओर ना देखकर इन फूलों की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या इतने पसंद आए फूल आपको? मगर कभी आपने सोचा कि फूलों को भी आप पसंद है या नहीं? हाँ, सही सुना आपने। फूलों की भी चाहते होती है और पुष्पों की भी कुछ अभिलाषाएं होती है। तो चलिए अब हम पुष्प के मुँह से ही सुनेंगे कि उसे कौन पसंद है। मैं हूँ पुष्प, मेरी भी एक अभिलाषा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घूमता जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शाओं पर है हरी डाला चाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत जावे वीर अनेक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत जावे वीर अनेक, जिस पत जावे वीर अनेक, जिस पत जावे वीर अनेक। तो अब पता चला ना कि फूलों को कौन पसंद है। शायद आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे, तो क्या मैडम हमें भी बंदूकें लेकर सरहदों तक पहुंच जाना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದರ್ಶ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದು ಖಂಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಯಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು। अब हम आज की कक्षा में एक ऐसा सिपाही जो अपने देश और अपनी माता दोनों के आशीर्वाद को अंत तक बनाए रखा। तो चलिए अब हम मेरा देश मेरी माँ कहानी के द्वारा उस सिपाही का यानी सैनिक का परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपके किताब के 18वें पृष्ठ पर यह पाठ है। तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करें। और इस पाठ का आशय यह है कि शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। सुना आपने? देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं करते, भारत का हर एक नागरिक एक सैनिक के समान है। इसलिए हमें राष्ट्र रक्षा की ओर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि बच्चों आप महाभारत में विराट पर्व में उत्तर कुमार की कहानी जानते हैं ना। जब उत्तर कुमार कुरु सेना को देखकर पीठ दिखाते हुए भागे जा रहे थे, यानी पीठ दिखाना यहाँ पर हार जाना या डर जाना, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला प्राप्त करते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। तो ये ऐसे भाव हैं बच्चों जो हमें हमेशा के लिए एक सार्थक देशवासी के रूप में सिद्ध करेगा। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। हम लोगों ने चर्चा की ना, राष्ट्र रक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम सरहदों तक पहुंच जाएं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में, समाज में एक सच्चरित्र नागरिक के रूप में जीवन बिताना भी हमारा कर्तव्य ही होता है। तो अब यहाँ पर जो दो मुहावरे हैं, पीठ दिखाना और सीना तान कर। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है हार मानना, सीना तान कर मुहावरे का अर्थ है हिम्मत दिखाना। तो चलिए अब हम इस पाठ का एक बार वाचन करेंगे। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी।
तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। बच्चों, यहाँ पर जो रेखांकित और लाल रंग में दिख रहे हैं, आप ध्यान दे सकते हैं कि आप भी पाठ पढ़ते समय जो भी नए शब्द आएंगे, ईस्वी, स्थानों के नाम, व्यक्तियों के नाम आएंगे, तो पेंसिल लेकर उसे रेखांकित कीजिए और उसका अर्थ लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। तो इस गद्यांश या अनुच्छेद में जो नए शब्द हैं उन्हें एक बार देखेंगे। हमला यानी आक्रमण, चौंका देना, चकित करना, विस्मित करना, ममत्व, ममता, रूंध जाना, गदगद होना। अब हम पाठ का विश्लेषण जानेंगे। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सन 1965 के इस इंडो पाक वार या इंडो पाक युद्ध में जिस तरह भारत के स्ट्राइकर्स युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। बच्चों, यह 1965 का यह युद्ध हमें यह भी याद दिलाता है कि इस युद्ध के अंत में हम अपने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री धरती लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हमने खो दिया। 1965 की एक शाम में हर तरफ शांति का वातावरण था। कहीं भी कोई झगड़ा, तनाव, आशंका यानी डर, भया, इसकी कोई परिस्थिति नहीं थी। लेकिन एकाएक दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन यानी शत्रु। दुश्मन का विलोम शब्द होता है दोस्त, शत्रु का विलोम शब्द होता है मित्र। बच्चों, आप समझ लीजिए कि मैं और आप दोनों किसी एक कार्य में मग्न हैं। सोच लो कि किसी ने आकर आप पर एकदम आक्रमण कर दिया, तो क्या महसूस करेंगे आप? डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, गुस्सा आ जाता है और उस पर हम प्रति आक्रमण करने लगते हैं। यही हुआ भारत पर भी। जब पूरा देश शांति से था तो एक शाम को, शाम यानी सायंकाल, संध्या के समय शत्रुओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। जैसे हम लोग चौंक जाते हैं ना, इसी तरह एकाएक होने वाली इस आक्रमण से सभी भारतीय लोग चौंक गए। चौंक जाना यानी घबरा जाना, हमला, आक्रमण। तो अब क्या है बच्चों, सैनिकों को दिवाली की छुट्टियां, होली त्योहार की छुट्टियां थोड़ी लंबी मिलती है बस, और साल के हर दिन वे सरहदों पर अपने घर परिवारों से दूर ही रहा करते हैं। लेकिन उस समय सभी पूरा शांति का वातावरण था ना देश में, तो सभी सैनिक अपने घर गए थे छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन उन्हें तुरंत वापस युद्ध भूमि में आ जाने का आदेश दिया गया। आदेश ऑर्डर। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि उस ज़माने में अब की तरह मोबाइल, इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। तब उस समय ऑल इंडिया रेडियो ही एक ऐसा साधन था जो भारत के आखिरी गांव तक किसी भी संदेश को पहुंचाया जा सकता था। तो रेडियो में अनाउंस किया करते थे कि वॉर डिक्लेयर्ड, योर लीव कैंसल्ड, जॉइन द ड्यूटी। तो तुरंत हर एक सैनिक को वापस युद्ध भूमि में पहुंच जाना पड़ता था। बच्चों, यह चित्र उन कर्नाटक के वीर सैनिकों का है जिन्होंने सन 1965 के उस युद्ध में भाग लेने के लिए गादरा रोड पर खड़े होकर इस फोटो को खिंचवाया है। गादरा रोड अब पाकिस्तान का ही एक क्षेत्र है। बच्चों, इन सैनिकों के चेहरे पर वह जिंदा दिली मुस्कान देख सकते हैं। यह है इस धरती का गुण, जो युद्ध के लिए भी इतने चुस्ती के साथ मुस्कुराते हुए वो युद्ध भूमि तक पहुंच चुके थे। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। सीने से लगा लिया, गले से लगाना। बच्चों, मेजर यह सेना में दी जाने वाली एक नायक का पद है। सेना में मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल जैसे बहुत सारे ओहदे होते हैं।
ओहदे यानी हुद्देगळु। तो ज्यों ज्यों वो अपने सामर्थ्य को बढ़ाते जाएंगे तब उन्हें प्रमोशन मिलता जाता था। तो जब रेडियो के द्वारा यह सूचना मिली कि युद्ध के लिए सभी सैनिकों को वापस चले जाना चाहिए, तो गांव में एक भारतीय सेना के मेजर अपने माता पिता से मिलने आए थे। जब यह सूचना मिली तो तुरंत उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद मांगा और आशीर्वाद पाकर युद्ध भूमि में चलने के लिए तैयार हो गए। आप सोच सकते हैं बच्चों, जब भी आपका कोई बड़ा भाई बहन किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो आपके माता पिता रोने लगते हैं, लेकिन अब इस माँ को याद कीजिए जो अपने बेटे को युद्ध भूमि तक भेजने के लिए तैयार है। तो उसके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। अब माँ की आंखों में आंसू देखकर अब मेजर का गला भी रूंध गया। रूंध जाना उस भावना का प्रतीक है जो हमें रोना आता है लेकिन हम रो नहीं पाते, वह अपने गले में ही गदगदित हो उठता है। इस गदगदित होने की भावना को ही हम रूंध जाना कहते हैं। माँ के आंसू देखकर उसे भी दुख हुआ, लेकिन वह तो निकला एक वीर। तुरंत ही उसे मातृभूमि का स्मरण हो आया, यानी याद आया। तो वह अपने माँ से आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो गया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा। अब जब यह चरण स्पर्श कर माँ से आशीर्वाद ही मांग रहा है तो माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। बच्चों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शायद उस माँ ने क्या आशीर्वाद दिया होगा? बेटे, बहुत सावधानी से रहना, युद्ध भूमि में अपना ख्याल रखना, इस तरह आशीर्वाद दिया होगा उस माँ ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस माँ ने आशीर्वाद देते हुए अपने बेटे से कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ, दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। देखिए, यह है भारत की माँ। तो इसने अपने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा करना ही प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। जाओ, दृढ़ता से, दृढ़ता यानी दृढ़ता के लिए हम उदाहरण चट्टान, बंड का उदाहरण ले सकते हैं। तो युद्ध भूमि में चट्टान की तरह बने रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यह आशीर्वाद दिया उस वीर माता ने। तो आगे उसने और कहा, याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। सीने पर, सीने यानी छाती, यदे, और पीठ यानी बेन्नू। जैसे हम उस उत्तर कुमार का उदाहरण देख चुके हैं ना, तो पीठ दिखाकर वह युद्ध भूमि से निकल रहा था, लेकिन माँ ने यहाँ पर अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, देखो बेटे, यह भारतीय परंपरा है और भारतीय परंपरा में हर एक सैनिक धैर्य और साहस के साथ सीने पर गोली खा सकता है, लेकिन कभी अपने पीठ पर गोली पड़ने नहीं देना। यह चेतावनी देकर माँ ने अपने बेटे को युद्ध भूमि में भेजा। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था। चुनौती, चैलेंज, भीषण, भीकरवागी, उग्र रूप से। तो अब हमारा यह सैनिक युद्ध भूमि पहुंच चुका है और युद्ध भूमि में युद्ध बहुत तीव्र गति से चल रहा है। अब भारतीय सेना में इच्छोगिल नहर का मोर्चा, मोर्चा यानी पोजीशन, सैन्यದ ಒಂದು ಭಾಗದ पोजीशन। तो अब भारतीय सेना के लिए इच्छोगिल नहर का यह मोर्चा बहुत ही चुनौती बना था। दीवार शब्द का अर्थ है घोड़े। तो यह एक चैलेंज था भारतीय सेना के लिए। क्यों बच्चों? यह इच्छोगिल नहर भारत के दक्षिणोत्तर भाग में रावी, चीनाब, झेलम जैसे नदियों का नाम सुने हैं ना, तो यह रावी नदी के लिए बनाया गया यह नहर है। अब भी आप इस इच्छोगिल नहर को देख सकते हैं। तो यह इच्छोगिल नहर भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा चुनौती था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सेना में हमेशा यह बात होती है कि जो सबसे बड़े होते हैं वो सबसे पहले युद्ध के लिए जाएं।
यह तो बिल्कुल नहीं होता सेना में। जिसे बहुत धैर्य है, जिसे चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता है, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿನ್ ಆಗುವಂಥ ದೃಢತೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ। तो अब इस अभेद्य दीवार को, अभेद्य यानी जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, ಯಾವುದನ್ನು ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವೋ, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कोई तो आगे आना चाहिए ना कि मैं जाता हूँ इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए। जिम्मेदारी शब्द का अर्थ है दायित्व, जवाबदारी। निभाएगा, निर्वहिसु। देखिए बच्चों, यह इच्छोगिल नहर का दृश्य है सन 1965 में, जहाँ पर सेना के अधिकारी युद्ध के समय में इस नहर का निरीक्षण कर रहे हैं। तो अब यह प्रश्न उठा कि इस इच्छोगिल नहर को पार करके कौन जाएगा? कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? जूझना, होराडूदू, मौत के साथ। मौत शब्द का अर्थ है मृत्यु, मरण। आसान, सुलभा। आसान का विलोम शब्द है मुश्किल, कठिना। आप लोगों ने देखा ना कि इस इच्छोगिल नहर को पार करके जाना आसान काम नहीं था। अगर इसे पार करके जाना है तो हर एक सैनिक को मौत के साथ लड़ाई करना पड़ता है। तो क्या भारत के सैनिक कभी अपने मौत से डर चुके हैं? बिल्कुल नहीं। तो यह भी अब के इच्छोगिल नहर का दृश्य है बच्चों। अब भी आप देख सकते हैं कि नाव में जिस प्रकार सैनिक तैनात है, अपने कर्तव्य के प्रति इस नहर में आज भी तैनात है। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। दायित्व शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी, हम लोगों ने जाना है इसे। तो अब एक सैनिक आगे आ गया और उसने कहा, मैं इस दायित्व का संभालूंगा। मैं उस इच्छोगिल नहर के दीवार को तोड़कर दुश्मनों को देश से भगा सकता हूँ। इस धैर्य के साथ एक युवक, एक वीर आगे बढ़कर आया। और कौन था यह वीर? ये गांव से आए हुए वही मेजर थे जिन्होंने अभी अपनी माता से सीने पर गोली खाकर, पीठ पर गोली न खाने का आशीर्वाद पाकर जो वीर अपने गांव से युद्ध भूमि तक पहुंचा है, वही मेजर यानी सेना के अधिकारी थे। ये मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो अब मोर्चा संभालना यानी स्थिति को संभाल लेना, स्थितिಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದು। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने उस इच्छोगिल नहर तक पहुंचने के मोर्चे को संभाल लिया। बहुत ही जोश के साथ अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके इच्छोगिल नहर तक पहुंचने के लिए वह तैयार हो गया और धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे। मगर बच्चों, उस समय युद्ध भूमि का दृश्य इस तरह था कि उस युद्ध में फटने वाली बम्बों और गोलियों का शोर कानों के पर्दों को, ಕಿವಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಭೀಕರ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। और दिल दहलाने वाला शोर था। शोर यानी ಗದ್ದಲ, ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। मगर मौत की परवाह किए बिना ಮೇಜರ್ ने ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಭಾಲ್ लिया। ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಮೇಜರ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ। बच्चों, कभी यह मत सोचिएगा कि हर एक सैनिक का मुख्य उद्देश्य युद्ध भूमि में अपने प्राणों को त्याग देना है। नहीं, कोई सैनिक ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकता। मेरी और आप लोगों की तरह उसकी भी जान उसे प्यारी होती है, उसके प्राण उसे प्यारे होते हैं। वह आखिरी दम तक जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि अगर वह जिंदा रहेगा तो और कुछ दुश्मनों के सैनिकों को अपने सरहदों से भगा सके या उसे मार डाल सके। तो हर एक सैनिक का मुख्य उद्देश्य प्राण त्याग करना नहीं होता, प्राणों के साथ शत्रुओं को हमेशा हमेशा के लिए हराना होता है। अब इस मेजर ने मौत की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया था। बच्चों, इस पार्ट में अब हम रुकते हैं। अगला जो कहानी का आगे का भाग है उसे हम अगली कक्षा में जानेंगे। हाँ, मगर रुकिएगा, कहीं मत जाइए, क्योंकि अब तक जो विषय हमने ग्रहण कर ली है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर और भाषा संबंधी या व्याकरण संबंधी कुछ अंशों को हम
जान लेंगे। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी कुछ नए शब्दों को हमने देखा कि अभेद्य, जिसको तोड़ा ना जाए, जैसे कि आप कन्नड़ा में चित्रदुर्गद कल्लिन कोटे अभेद्यवागिदे, जिसे कभी तोड़ा ना जा सकता, इसे अभेद्य कहते हैं। जूझना, लड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी, मौत, मरण। अब इस पाठ में निहित पठ्येतर जानकारी को हम देखेंगे बच्चों। इच्छोगिल नहर यह लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हम BRB कैनल कहते हैं, बम्बनवाला रावी बेडियन कैनल। यह एक जगह का नाम है जिसे रावी नदी के लिए इस नहर को बनाया गया था। देखिए यह इच्छोगिल नहर का दृश्य, जिसे तैरते हुए तैरते हुए पार करके दुश्मनों की सेना को भगाने के लिए अब हमारे गांव से आया हुआ मेजर तैयार है। बच्चों, अब हम इस मानचित्र में, मानचित्र यानी मैप, मानचित्र में लाहौर प्रदेश को हम देख सकते हैं, जो भारत के सरहद पर है। सरहद यानी बॉर्डर, सरहद पर है। और इस लाहौर और भारत के सरहद के बीच में जो जगह है, वहाँ पर इस इच्छोगिल प्रांत को हम देख सकते हैं। बच्चों, इन सरहदों के स्थानों से संबंधित एक क्रियाकलाप है आप लोगों को। यहाँ पर कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। ये सब भारत के सरहदों में स्थित प्रदेश हैं। आप एक भारत के मानचित्र को तैयार कीजिए और उस मानचित्र में इन सब को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो आपको सलाह दूंगी कि भारत का मानचित्र यानी मैप आप खुद रचिए और उसमें इन स्थानों को लिखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अपने नोटबुक को लेकर इन सब शब्दों को लिखते जाइएगा। सियाचिन, लेह, ग्यालवान, लद्दाख, पॉइंट 16, कच्छ, पॉइंट 18, डोकलाम, टोलोलिंग, गिलगिट और अक्साई चिन। इन्हें भारत के मानचित्र में ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, अब एक अनौपचारिक परीक्षा का समय है मेरे और आपके बीच में। अनौपचारिक परीक्षा यानी मौखिक परीक्षा। तो चलिए अब इन सवालों का जवाब दीजिए। आप लिखिएगा नहीं, मगर एक बात याद रखना, आप किताब को भी नहीं देखेंगे। जो भी पाठ अब तक आपने सुना उसी से संबंधित आप उत्तर देंगे। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? जवाब दे रहे हैं आप लोग? जी, सही कहा आपने। भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 की एक शाम आक्रमण किया। शाम के समय हर तरफ कैसा वातावरण था? शांति का वातावरण। मगर इसे वाक्य में बताइए। कभी भी याद रखिएगा बच्चों, भाषा सीखते समय हमें इस तरह एक वाक्य वाले प्रश्नों के लिए सिर्फ शब्दों में उत्तर नहीं देना है, पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो अब मेजर गांव क्यों आए थे? हाँ, सही कहा आपने, छुट्टियां बिताने के लिए मेजर गांव आए थे। अब अगला सवाल देखिए, भारतीय सेना के लिए अभेद्य दीवार कौन सा था? हाँ, सही कहा आपने, भारतीय सेना के लिए अभेद्य दीवार इच्छोगिल नहर का मोर्चा था। तो अब हम कुछ भाषाई कार्यों को देखेंगे। स्त्रीलिंग एक वचन के बहुवचन रूप। बच्चों, हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी हिंदी के एक वचन स्त्रीलिंग शब्द ई, दीर्घ स्वर ई से अंत होते हैं, उन्हें बहुवचन बनाते समय हमें ई या प्रत्यय को लिखना होगा। ई या प्रत्यय को लगाने से वह एक वचन अपने आप में बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए इसके लिए अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर देखिए ई और यहाँ पर देखिए ईया, इन दोनों को जोड़ने का मार्ग। तो अब पहला उदाहरण आ गया, छुट्टी, और इसके लिए बहुवचन रूप है छुट्टियाँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों,
चुट्टी जो दीर्घ स्वर में अंत हुआ है वह बहुवचन बनते समय ह्रस्व बन गया, यानी ई की मात्रा अब ई की मात्रा में परिवर्तित हो गया। बच्चों, अगर आप इस नियम को याद रखेंगे तो जब आप 10वीं की परीक्षा लिखेंगे तब सिर्फ 99 मार्क्स के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, क्योंकि 1 अंक अभी से आपके पास है। चुट्टी जो दीर्घ स्वर में है, अगर छुट्टियाँ उसे ह्रस्व बनाकर ईया जोड़ेंगे तो बस वह बहुवचन का रूप बन गया। अब देखिए सभी एक वचन के शब्दों को देखिए आप, सभी दीर्घ स्वर में हैं लेकिन बहुवचन बनते समय ये सब ह्रस्व स्वर बन गए, जैसे गोली गोलियाँ, रोटी रोटियाँ, लाठी लाठियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, जिम्मेदारी जिम्मेदारियाँ। और कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची देखेंगे बच्चों हम। मालिक, धोबी, बाघ, माली, तेली, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं और इनका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मालिक का मालकिन, धोबी का धोबिन, बाघ का बाघिन, माली का मालिन, साथी का साथिन और तेली का तेलिन। तो बच्चों, अब हम गृह कार्य तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए आप इन सवालों को लिखिएगा और घर में बैठकर किताबों में ढूंढकर इन सवालों के जवाब लिखकर आइएगा। तो चलिए लिखिए इन प्रश्नों को। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि अगली कक्षा में जब तक हम दोनों मिल जाते हैं उससे पहले आप भारतीय सेना से संबंधित कुछ जानकारियों को इकट्ठा करके रखिएगा, जैसे कि भारतीय सेना में कितनी विधाएं हैं, जैसे थल सेना, वायुसेना और जल सेना, यानी लैंड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन सबसे संबंधित इनके यूनिफॉर्म्स, इन सेनाओं में दी जाने वाली डेसिग्नेशंस, हुद्देगड़ों और इन सेना के अधिकारियों को जिस नाम से हम पहचानते हैं, और इन तीनों सेनाओं का नियंत्रण भारत में किसके हाथों में होता है, इसके साथ युद्ध में प्रयोग होने वाले युद्ध शस्त्रास्त्र, इन सभी से संबंधित विषय आप एकत्रित करके आइएगा। अगली कक्षा में जरूर हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। रात रातों में इतिहास बदलता है, बात बातों में विश्वास बदलता है। अगर हम हिंदुस्तानी चाहे तो सारी दुनिया बदल सकती है। अगली कक्षा में सेना के इस हिंदुस्तानी ने जिस प्रकार युद्ध की दुनिया में भारत का नाम ही बदल दिया, ज़रूर जान लेंगे हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।